कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर और आप देख रहे हैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस, बहुत बेसिक से वो चीजें, छोटा छोटा जो छूट ना जाए इसका खास ख्याल रखा हुआ है। इस वीडियो में वो हर एक चीजें मैं सिखाने वाला हूँ जो नॉर्मली छोटा समझकर छोड़ दिया जाता है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए लास्ट तक देखिएगा, वाकई में आप सीख कर जाएंगे बहुत अच्छे से, ये गारंटी है। चलिए आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है भाई? ये है टेंस हमारा। तो टेंस क्या होता है? तो टेंस आप ये समझिए कि टेंस shows the time of an action. Tense shows the time of an action. तो टेंस क्या दिखाता है भैया? टेंस दिखाता है समय। टेंस समय का क्या मतलब होता है? तो सर मतलब काम हुआ तो अभी अधूरा है, बचा हुआ है या अभी हो रहा है, यानी कि समय को दिखाता है, कब और कितना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खा चुका हूं तो इससे पता चल रहा है कि काम पूरा पूरा खत्म हो गया है। मैं ये बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। यानी कि टेंस यही सिखाता है कब। एक तो सिखाता है कब और दूसरा सिखाता है कितना, कि कब और कितना। बस टेंस का यही काम है। टेंस पूरा इंग्लिश का एक बहुत क्या बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी है, बहुत ज्यादा। इसके बिना तो फिर इंग्लिश को सोचना, मॉडल्स और टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस होता है, टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। शोज यानी दिखाता है किसका? समय। किस कौन से समय का? एक्शन के समय को दिखाता है कि कब और कितना हुआ है, ये भी दिखाता है टेंस। टेंस का अगर काइंड्स का बात करें तो टेंस का काइंड्स होता है 3। पहला काइंड्स होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अगर हम इसको देखें, फ्यूचर टेंस, अगर मैं देखूं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हो रहा है या अभी होता है या फिर अभी अभी हुआ है, ऐसा जब भी एक्शन दिखे तो हम कहेंगे कि सर वैसा एक्शन तो प्रेजेंट का है ना। कुछ एक्शन ऐसा होता है जो बीता हुआ है, वैसे एक्शन को हम पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? फ्यूचर टेंस होने वाला है, आने वाले समय में होगा, वैसे सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में लेकर जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो टेंस का काइंड्स होगा 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस वैसा एक्शन जो अभी अभी या तो हो रहा है या फिर अभी अभी कंप्लीट हुआ है या अभी होता है ना। अभी होता है का क्या मतलब? जैसे मैं अगर बोलूं कि मुकेश सर नाचते हैं, तो इसका क्या मतलब कि पहले नाचते थे, अभी भी नाचते हैं, अभी प्रेजेंट वर्तमान का बात किया जा रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मुकेश सर नाच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी नाच रहे हैं, अभी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है भाई, रुका हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर तीसरा सेंटेंस बोलूं कि मुकेश सर नाच चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी, अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी, प्रेजेंट, अभी अभी। यानी कि प्रेजेंट टेंस को ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं, है ना। पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं? तो पास्ट टेंस को पहचानते हैं कि वो एक्शन जो पहले हो चुका है, थोड़ी देर पहले नहीं, थोड़ी देर से पहले खत्म हो चुका है पूरी तरह से और कुछ समय हुआ है। जैसे मैं गया था, वो जा रहा था, यानी कि ऐसे सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि कुछ बहुत समय पहले की बात है जब वो जा रहा था, है ना। जैसे वो जा चुका था, ऐसा भी सेंटेंस आपको सुनने को मिलेगा कि वो जा चुका था, यानी कि बहुत ऐसा बहुत समय पहले वो जा चुका था, ऐसा
सेंटेंस पास्ट टेंस में आता है, टेंस हमको पास्ट में दिखाता है। फ्यूचर टेंस में जो एक्शन अभी हुआ ही नहीं है, फुलफिल ही नहीं है, कैसा कैसा एक्शन, वो जाएगा, अब गया नहीं है जाएगा, वैसा हर एक एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है वैसा वैसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस में रखते हैं। बात समझ में आया। प्रेजेंट टेंस का काइंड्स होता है 4। कौन कौन सा? पहला तो हम लोग ये सीख रहे थे कि प्रेजेंट टेंस का काइंड्स होता है 4। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रेजेंट टेंस का काइंड्स है। वैसे ही पास्ट टेंस का भी काइंड्स है, 4 होता है। इसमें का प्रेजेंट जहां जहां लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए, वहां पास्ट लगा दीजिए, उसके बाद वो हो जाएगा पास्ट टेंस का काइंड्स। जहां जहां प्रेजेंट टेंस है इसको हटाकर आप अगर फ्यूचर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस का काइंड। तो है ना आसान, बहुत अच्छे से समझ में आया। टेंस कितना होता है? 12, लेकिन समझना कितना आसान है। हाँ, प्रेजेंट टेंस का अगर आप काइंड से याद कर ले, वहां प्रेजेंट के जगह पर पास्ट का नाम अगर आप पुट कर दे तो वो काइंड हो जाएगा पास्ट टेंस का, फ्यूचर का नाम पुट कर देंगे वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस का काइंड। चलिए अब देखिए, टेंस में हम लोगों ने अभी तक सीखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। किसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस? जो अभी अभी हो रहा है या अभी अभी हुआ है या अभी होता है, वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में लाते हैं। पास्ट टेंस किसको है? जो कुछ समय पहले, यानी कि कुछ समय हुआ होगा उस एक्शन को कंप्लीट होने में, बहुत अभी जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके और अभी के बीच में एक लंबा समय होता है, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे वो गया था, वह जा रहा था, वह जा चुका था। ऐसे सेंटेंस में ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अभी से कुछ बहुत ज्यादा समय हो गया बीते हुए उसका? चलिए कोई बात नहीं है, ये है फ्यूचर टेंस को हम लोग समझ ही लिए थे कि अभी एक्शन हुआ नहीं है, होगा आने वाले समय में। भविष्यत काल कहते हैं, भविष्य काल या भविष्यत काल, इसको कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं वर्तमान काल। चलिए कोई बात नहीं है। ये जो आप पहला काइंड आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख रहे हैं, इसी को हम लोग आगे इलाबोरेट करेंगे, देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूजेज, और फिर उसके बाद पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट टेंस का हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस का भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका यूजेज कैसे करना है, ट्रांसलेशन के बेस पर हूं और या फिर ग्रामर के बेस पर इसका यूजेज क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग पहला काइंड सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो बहुत आसान है इसको पहचानना। इसके किसी भी वाक्य के लास्ट में या तो ता है लगा हुआ हो, या ते है लगा हुआ हो, या फिर ता है, ते है, ती है लगा हुआ हो, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह नहाता है। ऐसा सेंटेंस आपको देखने में आ रहा होगा कि लास्ट में ता है लगा हुआ है। वैसे ही ते में वे जाते हैं, वे नहाते हैं, वे खाते हैं, वे लोग नहाते हैं, वे लोग नाचते हैं, वे लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, तो ते है लास्ट में लगा हुआ है। ती में वही लड़की के लिए लगता है, वो खाती है, वो नहाती है, वो जाती है, वो रील्स बनाती है, तो लगा हुआ है। इस प्रकार हम पहचानेंगे ता है, ते है, ती है से कि वो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए, तो ये हम लोगों ने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। इसका भी तो काइंड्स होता होगा सर, इसका यूजेज समझाइए।
तो इसका भी सर, इसका कोई काइंड नहीं होता है, इसका होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या, देखिए कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक हम बोलेंगे ये सेंटेंस नहीं है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के बिना आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये रूल है। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा खास, तभी तो वो अलग है बाकी टेंस से। तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है और बाकियों से कैसे अलग है वो हम लोग सीखेंगे अभी। पहले थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करना सीख ले क्या, आइए सीखते हैं कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले ये समझते हैं ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब नाउन में तो नाम आता है ना, किसी भी चीज का नाम आता है, और प्रोनाउन में लिमिटेशन है, प्रोनाउन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड ही होता है। जैसे आई, जैसे आई, वी, यू, यू, ही, सी, इट, दे। कोई नाम हो सकता है जैसे राधा, जैसे कोमल, जैसे कोमल। ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। वैसे ही वर्ब भी होता है। वर्ब क्या हो सकता है, वर्ब दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आपका एक्सुलरीज, यानी कि इसको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से आप समझिए पहले। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और दूसरा मेन वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में पहले अंतर समझ लीजिए। इसका एग्जांपल एग्जाम्पल समझिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम आ सकता है, इज आर एम आ सकता है, डू या डज आ सकता है, ठीक है। वाज या वर आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। हैज हैव आ सकता है, हैज या हैव आ सकता है। विल, विल या शैल आ सकता है, विल या शैल आ सकता है। आशा करते हैं ठीक से समझ में आया होगा। विल या शैल आ सकता है। चलिए, तो ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे ईट, ईट, जैसे डांस, जैसे गो, जैसे कम। ऐसे शब्द आपको दिखेंगे तो आप समझिएगा कि ये सर एक्शन दिखा रहा है, ये एक्शन दिखाता है। एक्शन इन सेंस कि ये काम, जो ओरिजिनली काम हो रहा है वो दिखाता है मेन वर्ब, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब पता है यही डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा है, ठीक है। जैसे डू या डज किसी सेंटेंस में लगा होता है तो हम समझते हैं कि ये डू या डज अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर इज आर एम कहीं लगा रहता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहीं होगा, पक्का है। वाज वेयर कहीं लगा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ना पास्ट कंटिन्यूअस कहीं होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। हैज हैव कहीं लगा हुआ रहता है किसी सेंटेंस में, जैसे आई हैव ईटन, अगर ऐसा सेंटेंस हैज या हैव लगा हुआ है तो लोग कहता है कि गारंटी के साथ ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। बात समझ में आया। तो ये बेसिकली आपका टेंस डिसाइड करता है और ये आपका ओरिजिनल एक्शन डिसाइड करता है। देखिए इसका भी अलग अलग फॉर्म होता है, मेन वर्ब का भी अलग अलग फॉर्म होता है और इसका भी अलग अलग यूजेस होता है। ये सब्जेक्ट के साथ इसका अलग अलग यूजेस होता है और इसके अनुसार ये भी मेन वर्ब चेंज हो जाता है। बात समझ में आया। जैसे किसी सेंटेंस में इज आर एम लगा हुआ है, अब वर्ब लगाना है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक है। अगर डू या डज लगा हुआ है तो ये गारंटी है कि मेन वर्ब जो होगा वो आपका वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, ये फिर सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। तो ओवरऑल इस
क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार ये लगता है और इसके अनुसार ये मेन वर्ब लगता है। बात समझ में आया? क्योंकि मेन वर्ब का भी अलग अलग फॉर्म होता है। इस फॉर्म को थोड़ा जरा हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले मैं क्या इसको सिखा दूं क्या? पहले ये सीख लो आप, ठीक है, कि इसका यूजेस कैसे होता है। जैसे मान लो हमको डू या डज का यूज करना है, तो आई के साथ याद रखना होता है ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ये सब ये वाला सब्जेक्ट है, ये सब वर्ब को बाद में थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं। तो ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है इसके साथ इसका यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए अलग अलग रूल होता है। जैसे डू या डज का अगर हमको यूज करना सीखना है इसमें, तो आई के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं। और डू का यूज कर लिए, ठीक है, और मेन वर्ब इसके साथ है, ठीक है, तो वो मेन वर्ब हमारा वर्ब वन होता है। खैर कोई बात नहीं, रहने दो। ये समझो कि आई के साथ डू यूज होता है, वी के साथ भी डू यूज होता है, यू के साथ भी डू यूज होता है, यू के साथ भी डू यूज होता है, ही सी इट, ही के साथ भी, सी के साथ भी, इट के साथ भी। क्योंकि ये तीनों सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ डज यूज होता है, डज का यूज करते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, ठीक से समझ में आया? डज का यूज करते हैं। दे के साथ डू का यूज करते हैं। राधा एक नाम है इसलिए डू का यूज करते हैं, दो नाम होता राधा एंड गीता तो उसमें सॉरी इसमें डज होगा, क्योंकि एक नाम है इसलिए डज होगा। अगर दो नाम होता जैसे राधा एंड गीता तो क्या यूज करते हम? डज। कोमल एक नाम है तो इसके साथ डज होगा। वहीं पे दो नाम होता कोमल एंड सत्यम तो उसमें डू का यूज करते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि ये यहां तक आपका क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से रिप्ले करके आप देख लेंगे, वापस से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो ता है, ती, ते है, ती है लगा हुआ रहता है। ये बेसिकली ना आदत को दिखाता है, हैबिट को दिखाता है। आदत, जैसे वो खाता है तो आज भी खाता है, हो सकता है कल भी खाए, वो आदत है तो छूटेगा तो नहीं भाई उसका। तो हैबिट को बेसिकली दिखाता है, वो आता है जाता है, तो ये सब आदत ही होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस प्रकार पहचानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम ना सिखाते हुए पहले ये सिखाएं कि कोई भी सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था सब्जेक्ट, फिर चाहिए था वर्ब, फिर चाहिए था ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता था? तो या तो नाउन हो सकता था, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता था। नाउन तो जितने भी नाम होते हैं वो सब नाउन होता है, उसको सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ लिखे ही है। प्रोनाउन में लिमिटेशन होता है, प्रोनाउन स्पेसिफिक होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट हो, दे हो, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के साथ वर्ब वर्ब यूज होता है। वर्ब दो प्रकार का हम लोगों ने सीखा था, एक होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा था मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब सर, हेल्पिंग वर्ब ये टेंस को डिसाइड करता है। इज आर एम, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, हैड, ये सब जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं यही टेंस को डिसाइड करता है। और इसका यूजेस इस सब्जेक्ट के साथ अलग अलग यूज होता है। जैसे डू डज का अगर यूज करना हम लोग सीखेंगे तो सब्जेक्ट आई के साथ डू लगाते हैं, वी के साथ डू लगाते हैं, यू के साथ डू लगाते हैं, यू के साथ डू यूज करेंगे। वहीं पे ही, सी, इट कहीं दिख जाए उसके साथ डज यूज करते हैं। डू या डज का ये यूजेस है। बात समझ में आया? दे के साथ डू यूज करते हैं, कोई नाम हो और एक हो डज यूज कर दिए, कोई नाम हो एक हो डज यूज कर दिए, और दो नाम हो तो डू का यूज करते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब सीखेंगे कि तो सब्जेक्ट आपने सिखा दिया, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब था उसका यूजेस यहाँ सिखा दिया। सर इज आर एम का यूज ये बाद वाले वीडियोस में मैं सिखा दूंगा कि इज आर एम, वाज, वेयर का यूज आई के साथ कौन सा इज आर एम में क्या यूज होगा, वी के साथ इज आर एम में कौन सा यूज करेंगे, वाज, वेयर में कौन सा यूज करेंगे। ये सब यूजेस धीरे धीरे अलग अलग टेंसेज में मैं सिखाते चलूंगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मेन वर्ब की तरफ कि मेन वर्ब का फॉर्म आपने बोला कि इसका भी फॉर्म होता है, तो कौन कौन सा होता है उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे इसका फॉर्म समझते हैं। ईट जो है ना वर्ब वन होता है, ये प्लुरल होता है। बेसिकली क्या होता है? प्लुरल। जैसे डांस ये क्या होता है? प्लुरल होता है और वर्ब वन होता है। अच्छा लर्न ले लेते हैं, लर्न
फिर ले लेते हैं गो। ठीक है, ये सब वर्ब वन है, ये सब क्या है, वर्ब वन है। इसका वर्ब टू भी होता है, वर्ब थ्री भी होता है, वर्ब फोर भी होता है और वर्ब फाइव भी होता है। ध्यान से समझिएगा। ईट का वर्ब टू होता है एट, ईट का वर्ब थ्री ईटेन होता है, ईट का वर्ब फोर ईटिंग होता है और ईट का वर्ब फाइव इट्स होता है। वर्ब टू डांस्ड होता है, डांस्ड होता है। वर्ब थ्री डांस्ड होता है, वर्ब फोर डांसिंग होता है, डांसिंग। वर्ब फाइव डांसेज होता है, डांसेज। ठीक है, वैसे ही लर्न का वर्ब टू लर्न होता है, एन टी, आर एन टी। इसको वापस से लिख देता हूं, एल ई ए आर एन टी, लर्न। वर्ब थ्री भी लर्न होता है, वर्ब फोर लर्निंग होता है, लर्निंग होता है और वर्ब फाइव लर्न्स होता है। वैसे ही गो का वर्ब टू वेंट होता है, वर्ब थ्री गॉन होता है, वर्ब फोर गोइंग होता है, गोइंग होता है, अब वर्ब फाइव गोज होता है। तो ऐसे ही जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, सबका अलग अलग फॉर्म होता है। ऐसा करेंगे, ऑक्सफोर्ड या किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, या गूगल पर आप सर्च करेंगे, वहां पर वर्ब फॉर्म्स करके आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वहां पर बहुत सारे वर्ब और उनके फॉर्म्स मिल जाएंगे। उसको पहले आप याद कर लेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छे से सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीख लिया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का यूजेज डू डज के लिए हम लोगों ने सीखा है, और वर्ब फॉर्म्स हम लोगों ने सीख लिया। ये कुछ वर्ब्स था, ऐसे ही छोटा सा वर्ब था जो मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो छोटा सा क्या, सॉरी, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली यूज होने वाला शब्द था, वर्ब था, उसको मैंने बता दिया। बहुत सारा वर्ब होता है, कम से कम लगभग 130 140 वर्ब फॉर्म्स तो आपको याद होना चाहिए कि ताकि आप अच्छा सेंटेंस बना सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पर जाते हैं। इसको पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि ता है, ता है, ती है, ते है, लगा हुआ रहता है। ठीक है, इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये भैया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो खाता है, नहाती है, जाती है, रील्स चलाती है, रील्स बनाती है ना। तो ऐसे सेंटेंस को पहचानते हैं इसी से। लास्ट में देख लेते हैं, ता लगा है या ती लगा है या ते लगा है तो समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मुकेश सर खाना खाते हैं, तो इसका और सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं कि मुकेश सर खाना नहीं खाते हैं, क्या मुकेश सर खाना खाते हैं, मुकेश सर खाना क्या खाते हैं, मुकेश सर खाना क्यों नहीं खाते हैं। ऐसा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी तो अलग अलग, जैसे वह खाता है, वह नहीं खाता है, क्या वह खाता है, ये सब अलग अलग। जब वाक्य अलग अलग हैं, हिंदी में जब अलग अलग बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भी तो अलग अलग लिखेंगे, और इंग्लिश में अलग अलग लिखेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग होगा। वो स्ट्रक्चर आइए सीखते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि जो मुकेश सर खाना खाते हैं, ये सेंटेंस में कहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वैसा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का सेंटेंस जब बनाते हैं इंग्लिश में, तो हमको सबसे पहले रखना होता है सब्जेक्ट, फिर रखना होता है वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव। अब देखिए वर्ब वन या वर्ब फाइव मतलब क्या,
पहले चलते हैं। देखिए ये है वर्ब 1, ये है वर्ब 5, इसी में से जैसे ईट का अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो ईट लगेगा, नहीं तो ईट्स लगेगा, ये तीनों नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा, और उसके साथ हमारा अदर वर्ड, यानी कि अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर निगेटिव, जैसे हमने बोला कि मुकेश सर खाना नहीं खाते हैं, अब ऐसे सेंटेंस को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, उसका भी तो स्ट्रक्चर होता होगा। यस सर, उसका भी स्ट्रक्चर है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए नहीं लग गया तो डू डज उसमें लगना तय है, तो उसमें लगेगा डू या डज प्लस, अब दोनों में से कौन लगेगा, वर्ब 1। डू या डज कहीं भी दिख जाए वहां पर वर्ब 1 लगाते हैं। ठीक है, वर्ब 1 क्या है, आइए प्रीवियस पेज में यही है, आपको दिख रहा होगा वर्ब 1, ये सब वर्ब 1 है, यही लगेगा बस। डू या डज किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो वर्ब 1 ही बस लगा दीजिएगा। ओ सॉरी, आइए तो डू डज और उसके साथ लगेगा वर्ब 1 और फिर लगेगा अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर इंटरोगेटिव, जैसे मैंने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया कि क्या मुकेश सर खाना खाते हैं, अब इसको जब हिंदी में दूसरी तरह से बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भी तो दूसरी तरह से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब भी इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, निगेटिव मतलब नकारात्मक यानी नॉट लगा हुआ होना, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन में मैंने पूछा कि क्या मुकेश सर खाना खाते हैं, तो क्या मुकेश सर खाना खाते हैं तो क्या लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाते समय पहले डू डज लगा देते हैं, लास्ट में देख रहे हैं कि खाना खाते हैं तो ते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब हुआ कि इंटरोगेटिव हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर मेरा बनेगा डू या डज को हम लोग पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब 1 लिखेंगे और फिर इसमें अदर वर्ड। ध्यान दीजिए कि जहां जहां डू डज लग रहा है वहां वहां वर्ब 1 ही लग रहा है, इसका अच्छे से आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं किसका, डबल इंटरोगेटिव का, डी आई का। डबल इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, मतलब मुकेश सर खाना क्या खाते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव का मतलब पता है, डबल इंटरोगेटिव मतलब इसमें आपको आंसर देना ही पड़ेगा, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूं कि क्या मुकेश सर खाना खाते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि हाँ या ना में जवाब देंगे कि क्या मुकेश सर खाना खाते हैं, तो यस खाते हैं या नो नहीं खाते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुकेश सर खाना क्या खाते हैं, तो यस नो से आप अपना आंसर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। तो प्रॉपर आंसर दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, उसका भी एक स्ट्रक्चर होगा लिखने का। देखिए क्या है डबल इंटरोगेटिव का, कि इसमें पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाते हैं। डब्ल्यू एच मतलब या तो वो क्वेश्चन व्हेन से, कब, या फिर व्हाट से शुरू होगा, नहीं तो वाई से शुरू होगा। जैसे मुकेश सर खाना क्यों खाते हैं तो वाई से शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा या वेयर से शुरू होगा। इस प्रकार के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, इसका भी यूजेस करना हम लोग सीख जाएंगे। डब्ल्यू एच के बाद डू या डज लगेगा, और डू या डज लगने के बाद तब लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, और तब लगाएंगे वर्ब 1 फिर अदर वर्ब। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, डू या डज लग गया तो वर्ब 1 ही का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तो अफर्मेटिव हम लोगों ने सीखा, निगेटिव सीखा, इंटरोगेटिव सीखा। एक और स्ट्रक्चर होता है वो है निगेटिव इंटरोगेटिव का। निगेटिव इंटरोगेटिव मतलब क्या, एन आई का या आई एन कहते हैं, एन आई निगेटिव इंटरोगेटिव, कि मुकेश सर खाना क्यों नहीं खाते हैं। अब देखिए इसमें क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कैसे शुरू होगा, तो ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यू एच पहले लगा देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाने के बाद उसके बाद डू या डज लगा देंगे, डू या डज लगाने के बाद तब नोट लगाते हैं, और तब लगाएंगे सब्जेक्ट, और तब लगाएंगे वर्ब 1, और फिर तब अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आशा करते हैं कि इतना स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूजेज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसका यूजेज मजा तो आएगा इसका यूजेज सीखने में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, पहला स्ट्रक्चर क्या था,
कि सब्जेक्ट लगाना था। सब्जेक्ट में मान लीजिए कि मैं लगा रहा हूं मुकेश, मान लीजिए एक सब्जेक्ट लगा रहा हूं मुकेश, तो मुकेश, मान लीजिए मुकेश के साथ कोई वर्ब चूज करते हैं, जैसे डांस, जैसे मुकेश सर नाचते हैं, तो मुकेश नाचता है, मान लीजिए एक हिंदी में एक सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, एक वाक्य बोल दिए कि मुकेश मुकेश नाचता है, मुकेश नाचता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा मुकेश है तो मुकेश लिख दिया, नाचना को, नाचना यानी वर्ब है, नाचना यानी वर्ब है, और वर्ब नाचना का क्या होता है? डांस। ठीक है, डांस। सब्जेक्ट देखिए तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक ही वो है, तो इसमें वर्ब फाइव का यूज करेंगे। डांस का वर्ब फाइव क्या होता है? देखिए तो डांस का वर्ब फाइव क्या होता है, सॉरी, डांस का वर्ब फाइव क्या होता है? डांस यहाँ है, यहाँ है डांस, डांस का वर्ब फाइव है डांसेज, क्योंकि सिंगुलर है मुकेश इसलिए डांसेज यहाँ लगेगा, तो मुकेश डांसेज। मुकेश नहीं नाचता है, इसको बनाने के लिए हम निगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि मुकेश, मुकेश डू या डज लगा है तो मुकेश एगो नाम है तो डज लग जाएगा, और इसके साथ नॉट लगाना तो मैं भूल ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी, निगेटिव के साथ नॉट लगाना मैं भूल गया था। हाँ, तो मुकेश डज लगा दिया मैंने, डू या डज में से डज लगा दिया। अब यहाँ पर नॉट, अब नॉट लगाना है, तो नॉट लगाना है तो नॉट भी लगा दिया, डज नॉट, और उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब यहाँ पर वन लिखा हुआ था, वर्ब वन, वर्ब वन लिखा हुआ था, तो यहाँ वर्ब वन लगा हुआ है, तो वर्ब वन यहाँ यूज करेंगे, मुकेश डज नॉट डांस का वर्ब वन। यहां पर भी मेरे से मिस्टेक हो गया, मुकेश डज नॉट डांस। चलिए, अगर एक तीसरा अगर वाक्य बोले कि मुकेश, क्या मुकेश नाचता है, तो क्या मुकेश नाचता है यानी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले डू या डज लगाना है, तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्या मुकेश नाचता है, इसको हिंदी में पहले लिख देता हूँ कि क्या मुकेश नाचता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मुकेश नाचता है, मुकेश पहले लिख देता हूं मुकेश, ठीक है, मुकेश के साथ क्या लगता है? डू लगेगा कि डज लगेगा? तो सर मुकेश के साथ डज लगेगा, तो मैं डज लगा दिया, तो डज मुकेश। अब डज लगा दिया, डू डज में से डज लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब वन लगाना है, वर्ब वन डांस, डांसेस तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब फाइव हो जाएगा डांस, इसमें अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है तो वहां पर भी अदर वर्ड नहीं है, नहीं यूज करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक और आएगा कि मुकेश क्यों नाचता है। अगर मुकेश क्यों नाचता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो वाई लिख देंगे, वाई मुकेश क्यों नाचता है, हिंदी में लिख देता हूं पहले कि मुकेश क्यों नाचता है, या फिर मुकेश क्यों नाचता है, या क्यों, क्यों मुकेश क्यों नाचता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाई। पहले तो लगाएंगे वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो वाई लगा दिया, डू डज में से कौन लगेगा? मुकेश के साथ डज लगता है तो डज लगा देंगे, वाई डज। फिर लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मुकेश, तो मुकेश मैंने लिख दिया, वाई डज मुकेश, और उसके साथ वर्ब वन लगाएंगे तो डांस, तो डांस का डांस लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क, हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट। अब मैं पूछूंगा कि मुकेश, मुकेश क्यों नहीं नाचता, मुकेश क्यों नहीं नाचता है, इसको अगर लिखना होगा तो निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच में क्यों है, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो वाई लिख दिया मैंने। उसके बाद डू डज लगाना है, तो मुकेश क्या है? मुकेश सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, तो वाई डज, वाई डज मैंने लिख दिया। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिया, वाई डज नॉट। फिर फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ लिखूंगा वाई डज नॉट मुकेश, मुकेश
लिख दिया मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब वन, वर्ब में क्या है, नाचना, नाचना को डांस कहते हैं, डांस, क्योंकि वर्ब वन है तो डांस ही रहेगा, और अदर वर्ड इसमें है नहीं तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बात खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वाई डज नॉट मुकेश डांस, मुकेश क्यों नहीं नाचता है? तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ ऐसे ही अगर मैं सेंटेंस बोलूं, कुछ ऐसे ही आपको मैं सेंटेंस बोलूं, कुछ ऐसे ही आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूं, ओहो, कुछ ऐसे ही आपको मैं सेंटेंस बोलूं लिखने को, कि ही गोज, ही गोज मतलब वह जाता है, ही गोज वह जाता है, वह नहीं जाता है। इसका अगर बोलूं कि निगेटिव इसका बनाकर दिखाइए तो कैसे बनाइएगा? आप बनाइएगा ही, सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर डू या डज में से कोई एक लिखिए, तो ही के साथ डज लगता है तो डज मैंने लिख दिया, तो ही डज। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिया, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना ही है। और उसके बाद वर्ब वन लिखना है, तो गोज का वर्ब वन क्या होता है, तो वर्ब फाइव है, ये गोज का वर्ब वन क्या होता है, गो होता है, तो लिख देंगे ही डज नॉट गो। ठीक है, क्वेश्चन फुल स्टॉप। उसके बाद इंट्रोगेटिव मान लीजिए इसी क्वेश्चन, इस सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाइएगा? तो डू डज को पहले लिख दीजिए, डज, उसके बाद लिखिए डज ही गो, क्या वह जाता है। अगर इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाइएगा? वाई, वाई डज ही गो। उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आराम से लिख सकते हैं, डज नॉट वाई डज नॉट ही गो। अगर इसका ऐसे भी बन सकता है, वाई डज ही नॉट गो, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डज नॉट ही गो या वाई डज ही नॉट गो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर एक और मैं सेंटेंस देता हूं, एक और सेंटेंस मैं देता हूं, आप इसको क्या करेंगे, अभी कमेंट में इसका आंसर लिख कर जाएंगे, ठीक है? और क्वेश्चन ये है कि आई गो, इसका इसका निगेटिव पहले बनाकर दिखाइएगा, फिर इंटरोगेटिव बनाकर दिखाइए, फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाकर दिखाइए, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव इसका। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे भी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।